80% जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, चैप्टर फर्स्ट को स्किप कर देते हैं और सीधा जंप कर जाते हैं चैप्टर नंबर सेकंड पर। और वहां पर भी जब पढ़ते हैं तो आप लोग क्या करते हो, सीधा बस जो नोट्स के तौर पर पढ़ते हो कि जो मेन मेन हेडिंग दी हुई है वो पढ़ लेते हो, और फिर उसके बाद जो एग्जाम में एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर होते हैं एक्सरसाइज सोल्व कर लेते हो। और फिर जब फाइनल एग्जाम होते हैं तो वहां पर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप बोल देते हो कि ये जो क्वेश्चन था ये तो आउट ऑफ द सिलेबस था। और कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। मेन रीजन होता है आपने जो चैप्टर जो टॉपिक स्किप किया है वो उसका मेन रीजन होता है। तो आज हम जो चैप्टर फर्स्ट है इसको पढ़ेंगे, तो प्लीज इसे स्किप मत करना क्योंकि न्यू बुक है और यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ तो जानने को मिलेगा ही। क्योंकि एनसीईआरटी अगर कुछ बनाती है, जो भी चैप्टर देती है तो आपकी नॉलेज के लिए ही देती है। तभी तो आपको जब पूरा कंप्लीट जब नॉलेज आएगी तो ही आप उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में कुछ पढ़ पाओगे इसके अंदर, जहां पे आपके फिर वहां पे डाउट रह जाते हैं कि ये कैसे आया कैसे नहीं। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस, ये एक्सप्लोरेशन की अन्वेषण की माध्यमिक विज्ञान की दुनिया में प्रवेश। ठीक है, इस चैप्टर में हम जानेंगे इसके अंदर जो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एनसीईआरटी के बारे में, और इसके साथ ही कि व्हाई साइंस चेंज इन क्लास 9 और साइंटिफिक मेथड स्टेप बाय स्टेप, और इसके अंदर जो क्या पैटर्न चेंज किया है क्लास 8 से लेकर जो क्लास 9 के अंदर ऐसा क्या चेंजमेंट किया है यहाँ पर। तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर सीधा समरी के तौर पे बताऊंगी ताकि आप बोर ना हो, और इसके साथ ही आपको जो नॉलेज भी गेन हो जाए इस चैप्टर के बारे में। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है स्टार्ट होता है कि इन मिडिल स्टेज science invited you to be curious and observe the world closely, to ask questions and to find out how things work. In our journey, we discover that science began with wonder and grew through careful experiment. कि मध्य चरण में विज्ञान ने आपको जिज्ञासु बनने और दुनिया का बारीकी से अवलोकन करने, प्रश्न पूछने और चीजों के काम करने के तरीके को जानने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, आप 8th क्लास में यही पढ़ते आए हो कि किस तरह से क्या काम होता है। अपने इस यात्रा में हमने पाया कि विज्ञान की शुरुआत आश्चर्य से होती है और सावधानी पूर्वक प्रयोगों के माध्यम से इसका विकास होता है। We connected idea across the world of the living and non-living. As you know, enter the secondary stage. This journey continue, but we with an emphasis on deep exploration. Science is not only about what we know, but also about how we know it, how observation lead to measurement, how pattern are expressed using symbol and equation, how models are built to represent complex system, and how ideas are tested, often revised, and sometimes even discarded. In our secondary stage textbook of science exploration, we will look more closely, think more carefully, and find out how scientific ideas help us make sense of nature, technology, and our place within them. कि हमने सजीव और निर्जीव यानी कि लिविंग और जो नॉन लिविंग थिंग है उनको आपस में जोड़ा है। अब आप द्वितीय यानी कि सेकेंडरी चरण में प्रवेश कर रहे हो, तो यह यात्रा जारी है, लेकिन गहन अन्वेषण पर अधिक जोर दिया गया है कि विज्ञान केवल इस बारे में नहीं है कि हम क्या जानते हैं, ठीक है, बल्कि इस बारे में है कि हम इसे कैसे जानते हैं, कि हम जो जानते हैं इसे कैसे जानते हैं, कैसे अवलोकन मापों मापों की ओर ले जाते हैं, और कैसे प्रतीकों और समीकरणों का उपयोग करके पैटर्न व्यक्त किए जाते हैं, कैसे जटिल प्रणालियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो मॉडल बनाए जाते हैं किस तरह से, और कैसे क्या आइडिया है, कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे विचारों का परीक्षण किया जाता है, और कभी कभी तो उन्हें खारिज भी कर दिया जाता है। कि द्वितीय चरण में विज्ञान की पाठ्यपुस्तक अन्वेषण में हम और अधिक बारीकों से देखेंगे और अधिक सावधानी पूर्वक विचार करेंगे और जानेंगे कि वैज्ञानिक विचार हमें प्राकृतिक प्रौद्योगिक और उनसे उनमें हमारे स्थान की समझने में कैसी मदद करते हैं। ठीक है, तो ये सब हम इस एक्सप्लोरेशन के अंदर जो बुक है यहाँ पर हम इसमें जानेंगे। टू रिफ्लेक्ट द अप्रोच ऑफ दिस टेक्स्ट बुक, इस पाठ्य पुस्तक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करने के लिए the page number have been thoughtfully designed and are framed by a magnifying glass and a compass. The magnifying glass symbolize carefully observation
कि जो पेज नंबर है सोच समझकर डिजाइन किए गए हैं और उनमें जो मैग्नीफाई लेंस है यानी कि आवर्धक लेंस और कंपास से घेरा गया है। एंड ए कंपास द मैग्नीफाई ग्लास सिंबल केयरफुली ऑब्जर्वेशन, जिससे ग्लास के थ्रू अच्छे से अवलोकन किया गया है। नोटिस Noticing pattern and paying attention to what might otherwise be missed. The compass reminds us that exploration also needed direction, choosing appropriate method, asking the right question, and knowing the limits of where our idea apply. Together they tell us the exploration in science is not wandering aimlessly but try to make sense of our world with care and purpose। कि पैटर्न को पहचाना और इन चीजों पर ध्यान देना जो अन्यथा छूट सकती है। कंपास हमें यह याद दिलाता है कि अन्वेषण के लिए दिशा की आवश्यकता है। उपयुक्त जो मॉडल जो चुना यानी कि सही प्रश्न पूछना और जानना कि हमारे विचार कहाँ तक लागू होते हैं, ये दोनों मिलकर हमें बताते हैं कि विज्ञान में अन्वेषण लक्ष्यहीन भटकना नहीं है बल्कि सावधानी और उद्देश्यों के साथ अपनी दुनिया को समझने का प्रयास करना है। नेक्स्ट है, इसके अंदर आपके यहाँ पर कुछ एक्टिविटी भी दी हुई है। उस एक्टिविटी के अंदर क्वेश्चन बता रखा है और क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर भी दिया हुआ है और आंसर इस तरीके से बता रखा है कि आप अगर होते तो आप भी यही आंसर देते, लेकिन उस आंसर में रीजन भी बताया हुआ है कि आप ये आंसर क्यों देते। ठीक है, इस तरह से आपको बता रखा है कि द नेचुरल वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स एंड स्टडी इट इन फुल डिटेल इन ऑफ्टन इम्पॉसिबल। जितना संभव होता है कि जो नेचुरल वर्ल्ड के अंदर जो नेचर है वो क्या है, जटिल है और उसके साथ ही पूरा अध्ययन से भरा हुआ है जो पूरे डिटेल के अंदर हमें जानना असंभव है। टू मेक सेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी साइंस यूज मॉडल, कि इन सब को साइंस में बनाने के लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी और साइंस के अंदर जो हम मॉडल्स का यूज करते हैं, दीज आर सिंप्लीफाइड वे टू लुकिंग एट रियल सिस्टम दैट फोकस ओनली ऑन व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ए गिवन क्वेश्चन। ये वास्तविक प्रणालियों को देखने के सरलीकृत तरीके हैं यानी कि सरल तरीके हैं जो किसी दिए गए प्रश्न के लिए केवल सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। इन फिजिक्स यानी कि भौतिक, जो भौतिक विज्ञान बोलते हैं फिजिक्स को, भौतिकी में ए मूविंग कार मे बी रिप्रेजेंटेड ए सिंगल पॉइंट व्हाइल इज केमिस्ट्री atoms and molecule are draw a sphere and bounds bonds, ठीक है, बॉन्ड है ये। in biology cell are show as diagram highlighting key parts and in earth science the earth may be treated as a smooth sphere layer into distinct region। कि भौतिकी के अंदर जो भौतिक विज्ञान है उसमें एक चलती हुई कार को एक बिंदु के रूप में दर्शाया जा सकता है, जबकि रासायनिक विज्ञान में परमाणुओं और अणुओं को गोले और बंदों के रूप में दिखाया जाता है। और जो जीव विज्ञान है उसमें कोशिकाओं को प्रमुख भागों को उजागर करने के लिए आरेखों के रूप में दिखाया जाता है। और वहीं पर जो भू विज्ञान है उसमें पृथ्वी को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित एक चिकने गोले के रूप में माना जाता है। ठीक है, इसके अंदर ऐसे मॉडल बनाने में कुछ धारणाएं बनानी पड़ती है और कुछ विवरणों से जानबूझकर अनदेखा करना पड़ता है। Building such models involve making assumptions and deliberately ignoring certain detail. For example, when studying the motion of a falling object, air resistance may be neglected to understand the basic effect of gravity. In biology, when studying how the heart pumps blood, many individual cells are ignored so that the organ can be understood as a functioning system. Remember that these choices are not mistakes. They are done on purpose to keep things simple enough, but still allow us to find answer to what we are looking for। कुछ जो विवरण होते हैं उनको हमें जानबूझकर अनदेखा करना पड़ता है, क्योंकि जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए कि गिरती हुई वस्तु की गति का अध्ययन करते समय गुरुत्वाकर्षण के मूल प्रभाव को समझने के लिए वायु प्रतिरोध को अनदेखा किया जा सकता है। जीव विज्ञान में कि हृदय द्वारा रक्त पंप करने की प्रक्रिया का अध्ययन करते समय कई अलग अलग कोशिकाओं को अनदेखा किया जा सकता है ताकि अंग को एक कार्य
सील प्रणाली के रूप में समझा जा सके। और वहीं पर याद रहे कि जो चुनाव गलतियां नहीं है बल्कि इन्हें जानबूझकर किया जाता है ताकि चीजों को पर्याप्त रूप में सरल रखा जा सके, लेकिन फिर भी हम अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं, मिल सके, यानी कि फिर भी हम अपने सवालों के जवाब है वो ढूंढ लेते हैं। ठीक है, लुकिंग फॉर, यानी कि आप जो भी पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो मेन चीज होती है उसी पर फोकस करते हैं और बाकी की चीज होती है उसको इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि आप जैसे टॉपिक पढ़ते हो ना कि ये तो चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चन आएगा तो यही टॉपिक पढ़ लेते हैं, इसी टॉपिक के अंदर क्वेश्चन, और बाकी को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि आपको क्या है वहां पर अपने केवल क्वेश्चन ही ढूंढना है। तो यही बात इसके अंदर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या चीजों को पढ़ते हैं और क्या छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर एग्जाम्पल यानी कि एक्टिविटी 1.1 इसके अंदर दे रखा है कि एक क्रिकेट शॉट, थिंक ऑफ ए क्रिकेट बॉल बीइंग हिट फॉर ए सिक्स, यू वांट टू मेक ए सिंपल मॉडल, व्हाट डिटेल वुड यू इंक्लूड और व्हाट वुड यू इग्नोर। कि क्रिकेट का एक शॉट है, कल्पना कीजिए कि क्रिकेट की गेंद को इनकी छक्का मारने के लिए मारा जाता है। आप एक सरल मॉडल बनाना चाहते हैं, आप इनमें से कौन कौन से जो विवरण शामिल करोगे और आप किस विवरणों को अनदेखा करोगे। आंसर बी मस्ट आस्क, यानी कि हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो हमें यह पूछना होगा, will the ball cross the boundary without hitting the ground first? For this, think this the brand of the bat, the color of the ball, the amount of grass on the field will make no difference. क्या गेंद बिना सीमा पार किए बाउंड्री पार कर पाएगी? क्या जो बॉल है पहले जमीन पर गिरती है? या इसके लिए बल्ले का जो ब्रांड है वो बॉल का रंग और मैदान पर घास की मात्रा जैसी कोई मायने नहीं रखती, घास जैसी कोई भी चीज है वो उस पर मायने नहीं रखती। ऑन द अदर हैंड, और वहीं दूसरी तरफ, द मास ऑफ द बॉल एंड द स्पीड एंड द डायरेक्शन इन विच इट हैज बीन हिट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। कि बॉल का मास, उसका जो वजन है और उसकी जो गति है, दिशा बहुत महत्वपूर्ण होगी। एयर रेसिस्टेंस और वायु का प्रतिरोध, स्पिन ऑफ द बॉल, बॉल का स्पिन एंड द स्टिचिंग ऑफ द थ्रेड और धागे की सिलाई एट द सीम हैव सिमिलर इफेक्ट दैट कैन बी इग्नोर इन ए सिंपल मॉडल। As we build more and more complex model, we add extra detail for greater accuracy. जिसे एक साधारण मॉडल की नजर में अंदाज किया जा सकता है कि जो बल्ले की सिलाई का प्रभाव कम होता है, यानी कि जो गेंद है, बॉल का स्पिन और जो बैट की सिलाई का प्रभाव कम करना होता है, जिसे एक साधारण मॉडल में नजरअंदाज किया जा सकता है। जैसे जैसे हम अधिक जटिल मॉडल बनाते हैं, हम अधिक सटीकता के लिए अतिरिक्त विवरण जोड़ते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है लेटेस्ट मॉडल कि आइए मॉडल बनाए। तो उससे पहले यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो ये साइंटिस्ट है, इसके अंदर ये आपने भी देखा होगा, जो पोस्ट ऑफिस की जो स्टैंप होती है उसके ऊपर जो बना होता है, यहाँ पर दिखा रखा है कि जो टिकट के ऊपर यहाँ पे स्टैंप पे। तो सिंप्लीफाई द स्टार, मेघान साहा, मेघनाथ साहा ऑन एन इंडियन पोस्टेज स्टैम्प, ये कि भारतीय टिकट पर अंकित है। सिंप्लीफाई द स्टार, यानी कि स्टार को सरल बनाना, सितारों को सरल बनाना। कि साइंस ऑफ्टन बीइंग बाय इग्नोरिंग डिटेल्स, व्हेन साइकिस्ट मेघनाथ साहा study the light from star, he did not try to model every atom, every reaction or every moment inside a star. कि विज्ञान अक्सर बारीकियों को नजरअंदाज करके शुरू होती है। जब भौतिक जो वैज्ञानिक है वैज्ञानिक मेघनाथ शाह ने तारों के आने वाले प्रकाश पर अध्ययन किया, तो उन्होंने तारों के भीतर प्रत्येक परमाणु और प्रत्येक प्रतिक्रिया के प्रत्येक गति को मॉडल बनाने की कोशिश नहीं की। इंस्टेंट, यानी किसके बजाय, ही ट्रीटेड द मैटर इन द स्टार एज ए हॉट गैस, इग्नोर एनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड फोकस्ड ओनली ऑन टेम्परेचर, प्रेशर एंड हाउ एटम फोर्स आयन। कि इसके बजाय उन्होंने तारे के पदार्थ को एक गर्म, यानी कि जो स्टार के जो पदार्थ है कि गर्म गैस माना और कई जटिल प्रक्रियाओं को अनदेखा किया और केवल तापमान यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर यानी कि जो फोर्स,
फोर्स पर और परमाणुओं के द्वारा आयनों के निर्माण पर उसने ध्यान दिया। दिस सिंप्लीफिकेशन अलाउड हिम टू एक्सप्लेन, और इस सरलीकरण ने उन्होंने यह समझाने में सक्षम बनाया कि द कलर ऑफ स्टार इज डीपली कनेक्टेड टू देयर टेम्परेचर, कि तारों का जो रंग है वो सीधा उसके तापमान से संबंधित है। तो यहाँ पर बता रखा है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी जो मेन मेन चीजों को ही लेते हैं, किसी चीज पर जब उसको एक्सपेरिमेंट वगैरह करना होता है, जो बेवजह एक चीज होता है उसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से लेटेस्ट मॉडल की मॉडल जो है किस तरह से बनाएंगे। तो suppose you ride a bicycle from your school to home. You want to model the time it take to go home from school. What detail would you keep or what detail could you ignore? Suggest why ignoring some detail may actually be useful. कि मान लीजिए कि आप स्कूल से घर तक साइकिल पर जाते हैं और आप स्कूल से घर लगने वाले समय का मॉडल बनाना चाहते हैं, तो आप किस विवरणों को शामिल करोगे और किन डिटेल को आप अनदेखा करोगे, और यह बताइए कि जो कुछ डिटेल है जिनको अनदेखा करना वास्तव में क्या उपयोगी हो सकता है। So as you explore science more deeply, you will notice that use language in a very carefully and precious way. Many words that we use in everyday life, such as force, work, cell, and or reaction, have specific meaning in science. कि जैसे आपने विज्ञान को गहराई से जो पढ़ा है, तो आप पाएंगे कि यह भाषा का उपयोग बहुत सावधानी पूर्वक और सटील तरीके से करता है। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कई शब्द जैसे बल, कार्य और कोशिका या प्रतिक्रिया विज्ञान में विशिष्ट अर्थ रखते हैं, और ये अर्थ अक्सर बहुत ही विशिष्ट होते हैं। These meanings are often very specific because scientific idea must be communicated clearly and ambiguously to allow scientists across the world to describe observation, compare result, and build idea together. Science uses shared language of these specific terms, symbols, and units. Quantities such as mass, velocity, force, and electric current are represented by the symbol like m, v, f, and I, each associated with a defined unit. कि ये जो अक्सर बहुत विशिष्ट होते हैं, तो जो क्योंकि जो वैज्ञानिक विचारों को स्पष्ट और असंगठित रूप से संप्रेषित करना आवश्यक है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों को प्रशिक्षणों का वर्णन करने, परिणामों की तुलना करने और विचारों को आपस में विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए विज्ञान इन विशिष्ट शब्दों का प्रयोग, जो प्रतीक है, इकाइयों है, इन सब का उपयोग करते हैं। द्रव्यमान, वेग, बल और विद्युत धारा जैसी मात्राओं को एम, वी, एफ एंड आई जैसे प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है, जिनमें से प्रत्येक एक परिभाषित इकाई से जुड़ा हुआ है। टू मेक दिस इवन मोर प्रीसियस, साइंस often turn to mathematics to allow relationship between quantities to be expressed clearly and tested carefully. This can be sometimes feel challenging, और इसे और भी स्टिक बनाने के लिए विज्ञान हमेशा मैथमेटिक्स यानी कि गणित का जो सहारा लेता है या गणित की सहायता लेता है, ताकि मात्राओं के बीच संबंधों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सके और सावधानी पूर्वक प्रशिक्षण किया जा सके। कभी कभी तो असमझ महसूस करा सकता है और यह चुनौतीपूर्ण भी होता है, बट लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर द मैथमेटिक्स इज साइंस इज नॉट मीन टू बी हर्डल। लेकिन यह याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि विज्ञान में गणित कोई बाधा नहीं है, इंस्टेंट, बल्कि इट इज ए लैंग्वेज that help us thinking more clearly about the world. An equation is not just a calculation tool, कि यह एक ऐसी भाषा है जो हमें दुनिया के बारे में अधिक स्पष्ट रूप से सोचने में मदद करती है। एक समीकरण केवल एक गणना का उपकरण नहीं है, बल्कि इस बात का संक्षिप्त विवरण है कि इट इज एन कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट अबाउट कि हाउ सर्टेन थिंग्स आर रिलेटेड, कि किस तरह से जो वस्तु है वो आपस में संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, डिस्क्राइबिंग मोशन यूजिंग क्वांटिटीज सच एज डिस्टेंस, टाइम एंड वेलोसिटी अलाउज अस टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट वेयर एन ऑब्जेक्ट विल बी एट ए लेटर मोमेंट।
कि उदाहरण के लिए जैसे दूरी, समय, वेग जैसी मात्राओं का उपयोग करते समय यानी कि गति का वर्णन करना, गति का जब वर्णन करते हैं हम उसके अंदर, तो वहां पे टाइम और वेलोसिटी करते हैं, ठीक है। इसके अंदर तो यहाँ पे जब किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो इन सब ऑब्जेक्ट होते हैं, ये कहाँ पे आएंगे हमें ये सब मोमेंट के इसमें पता होता है। इन द सेम वे, इसी तरह से मैथमेटिकल से एक्सप्रेशन आर यूजुअली टू डिस्क्राइब rate of chemical reaction, pattern of population growth, or changes in energy within a system. Learning to use mathematics in science does not mean memorizing equations. इसी तरह से जो रासायनिक विज्ञान है यहाँ पर, कि जिस तरह केमिस्ट्री है जैसे कि मैथ है, उसी तरह से रासायनिक विज्ञान में भी इनकी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है, जनसंख्या वृद्धि के पैटर्न या किसी प्रणाली में ऊर्जा में परिवर्तन का वर्णन करने के लिए गणितीय अभिव्यक्तियों का उपयोग किया जाता है। विज्ञान में गणित का उपयोग सीखने का अर्थ समीकरण को याद करना नहीं है, इसका अर्थ है कि इट्स मीन्स अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट सिचुएशन, कि सबसे पहले सिचुएशन को समझो, आइडेंटिफाई रिलेवेंट क्वांटिटीज एंड देन यूजिंग मैथमेटिकल्स रिलेशनशिप और रीजन केयरफुली, और गणितीय संबंधों का उपयोग करके सावधानी पूर्वक यानी कि तर्क करना है, कि पहले स्थिति को समझो, फिर उसके बाद जो मात्राओं की पहचान करो, और फिर जो गणित संबंधों का उपयोग करके केयरफुली से उसका जो तर्क करना। In this way, mathematics becomes a powerful language for thinking, not just for finding numerical answer. If you focus first on understanding the situation and the equation involved, equation will begin to feel less like obstacles and more like helpful guide in your exploration of science. इस तरह गणित केवल संख्यात्मक उत्तर खोजने के लिए नहीं बल्कि सोचने की एक शक्तिशाली भाषा बन जाती है। यदि आप पहले स्थिति और उसमें शामिल मात्राओं को समझने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो समीकरण आपको बाधाओं की बजाय विज्ञान की खोज में सहायता मार्गदर्शन करने लगेगी। अब यहाँ पर आपका जो बता रखा है इसके अंदर एक जो क्वेश्चन दे रखा है, थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा के जो धागे, तो व्हाई इज द स्पीड ऑफ लाइट डिनोटेड बाय सी, कि जो लाइट की स्पीड है उसे सी से क्यों डिनोटेड किया जाता है, क्यों डिनोटेड किया गया, व्हाई। ठीक है, तो साइंटिफिक सिंबल ऑफ्टन कम फ्रॉम हिस्ट्री, जो साइंटिफिक सिंबल होते हैं ज्यादातर हिस्ट्री से आते हैं, एंड बेस्ड ऑन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, नॉट नेसेसरी एब्रीवेशन ऑफ द कॉन्वेनेंस, की जो बेस होते हैं वो इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय एग्रीमेंट पर, समझौते पर आधारित होते हैं, न कि सुविधाओं के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए द स्पीड ऑफ लाइट इज यूजुअली डिनोटेड विद द सिंबल सी, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो यूजुअली जो डिनोटेड किया जाता है सिंबल सी से, तो सिंस इट कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जो लैटिन वर्ड से आया सीलियरिटीज से, इसका मतलब होता है स्पीड यानी कि वेग। तो टुडे आज द स्पीड ऑफ लाइट इज वन ऑफ द फिजिकल इंस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट है ये, ठीक है, कांस्टेंट है कि आज जो प्रकाश की गति भौतिक स्थिरता में से एक है, स्थिरांकों में से एक है, जिसे यानी कि डिफाइन टू बी एग्जैक्टली, जिसे ठीक किया गया है, परिभाषित किया गया है 29,97,92,458 मीटर पर सेकेंड में। नेक्स्ट है रेडी टू गो बियॉन्ड, कि एयरप्लेन फ्यूल मिस कैलकुलेशन, कि एयरप्लेन के अंदर जो फ्यूल है, ईंधन है उसकी, यानी कि जहाज के अंदर ईंधन का गलत आकलन। तो इन ए वेल नो इंसिडेंट ए पैसेंजर एयरक्राफ्ट रन आउट ऑफ फ्यूल मिड फ्लाइट ड्यू टू ए मिक्स अप इन यूनिट, कि एक चर्चित घटना में ईंधन इकाइयों में गड़बड़ी के कारण एक यात्री विमान बीच रास्ते में ईंधन खत्म होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। द फ्लाइट नीडेड 22,300 किलोग्राम फ्यूल इन ए टोटल, की फ्लाइट को 22,300 किलोग्राम फ्यूल चाहिए था टोटल, बट लेकिन द ग्राउंड क्रू मिस कैलकुलेटेड द फ्यूल रिक्वायर्ड, जो ग्राउंड क्रू था जो उसने आवश्यकता ईंधन की गणना में गलती कर दी गई। सिंस दे यूज द डेंसिटी ऑफ फ्यूल इन पॉन्ड्स, उसने जो पॉन्ड्स की जो फ्यूल की डेंसिटी है वो किसमें, पॉन्ड्स में कैलकुलेट की पर लीटर में, रेदर देन किलोग्राम, किलोग्राम की बजाय किलोग्राम पर लीटर। द एयरक्राफ्ट वाज अबाउट 15,000 लीटर शॉर्ट ऑफ फ्यूल एंड लकली कुड ग्लाइड टू ए इमरजेंसी लैंडिंग, की 15,000 लीटर फ्यूल की ईंधन की उसको जो एयरक्राफ्ट को कमी हुई, लेकिन सौभाग्यवश उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, विच डैमेज द एयरक्राफ्ट थ्रो देयर वर नो
कैजुअलिटी यानी कि किसी आघात के कारण या बगैर कुछ किसी दुर्घटना के ग्रस्त डैमेज वगैरह हुए। पौंड एंड किलोग्राम्स आर वेरी डिफरेंट, पौंड और किलोग्राम दोनों ही में ही बहुत अंतर है। यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट एसआई एवरीवेयर अवॉइड कन्वर्जन एंड एरर्स। स्टैंडर्ड यूनिट का प्रयोग करके यानी कि एसआई जो यूनिट है उसका प्रयोग करके हर जगह पर रूपांतरक और जो त्रुटियां वगैरह है उनसे बचा जा सकता है, उन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं जो भी एरर वगैरह जो आते हैं। थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी कि व्हाई इज ए किलोग्राम यूज्ड एवरीवेयर, कि किलोग्राम का प्रयोग हर जगह क्यों किया जाता है। When we buy rice or vegetable, we accept a kilogram to means the same amount of everywhere. Imagine the confusion if we used different weights everywhere. Thankfully, measurements are based on agreed international standard, not local object or opinion. Standard unit allows scientific result to be compared and ensure fairness in daily life and trades. कि जब हम चावल या सब्जियां खरीदते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि 1 किलोग्राम का मतलब हर जगह एक ही मात्रा हो या फिर एक ही होता है। इमेजिन करो कि जो कंफ्यूजन होती है कि इफ यू यूज डिफरेंट वेट, कि हर जगह पर हम अलग अलग यूज का प्रयोग कर सॉरी अलग अलग वजन का प्रयोग करते हैं। तो थैंकफुली कि जो मेजरमेंट है वो बेस होता है एग्रीड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट होती है उसके ऊपर बेस होता है कि एसआई पर, नॉट ना कि लोकल ऑब्जेक्ट के ओपिनियन पर, कि जो लोकल ऑब्जेक्ट की जो ओपिनियन मानक वगैरह होते हैं उनके पर, उनके अकॉर्डिंग। कि जो स्टैंडर्ड यूनिट अलाउ करती है साइंटिफिक रिजल्ट, उसके साथ ही है कि जो कंपेयर किया जाता है उसी से जो हम इंश्योर जो फेयरनेस वगैरह जो डेली लाइफ के अंदर जो ट्रेड्स वगैरह होते हैं उन सब में ये व्यापार वगैरह के अंदर ही सुनिश्चित की जाती है। तो ये हर जगह जो होती है स्टैंडर्ड यूनिट यूज की जाती है कि हर जो ऑब्जेक्ट जो भी थिंग्स वगैरह होती है उसकी क्वांटिटी वगैरह ये सब जो मेजरमेंट करने के लिए हम ऐसा यूनिट का यूज करते हैं। एज ऑब्जर्वेशन आर रिपीटेड मेजरमेंट रिफाइंड एंड आइडिया tested through experiment, we can organize our understanding of the world in a systematic way। कि जैसे जैसे हम अवलोकन करते हैं, दोहराते हैं, रिपीटेड करते हैं, माप पर जो मेजरमेंट होते हैं वो रिफाइंड हो जाते हैं, इनकी परिष्कृत होते जाते हैं और आइडिया टेस्टेड होते जाते हैं थ्रू द एक्सपेरिमेंट, और प्रयोगों के माध्यम से जो हमारे विचार है उसका भी प्रशिक्षण होता जाता है। हम दुनिया के बारे में अपनी जो समझ को व्यवस्थित तरीके से संगठित कर सकते हैं, सिस्टमेटिक वे के द्वारा हम कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को इन द सेकेंडरी स्टेज। लेकिन द्वितीय चरण में यू विल कम्स अक्रॉस टर्म्स कि आप नियम सिद्धांत, आप जो क्रॉस करोगे आप पाओगे कि सच ए लॉ थ्योरीज नियम है, सिद्धांत है एंड जो प्रिंसिपल्स है। ठीक है, इसके अंदर टर्म्स दैट हैव स्पेसिफिक मीनिंग इन साइंस, इन सभी टर्म का जो साइंस के अंदर एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। ए लॉ यूजुअली डिस्क्राइब यानी कि जो लॉ होता है उसका प्राय जो डिस्क्राइब करता है रेगुलर पैटर्न, रेगुलर पैटर्न को ऑब्जर्व इन नेचर, जो नेचर के अंदर ऑब्जर्व करता है। ठीक है, लॉ का जहां पर जो लॉ यूज हो गया तो वहां पर क्या है, एक रेगुलर पैटर्न ही यूज होगा जिसको लॉ दिया गया है। ऑफ्टन एक्सप्रेस यूजिंग वर्ड और मैथमेटिकल रिलेशनशिप, और जिसको प्राय एक्सप्रेस किया जाता है कि व्याख्या की जाती है वर्ड और मैथमेटिकल्स यानी कि गणित के संबंध से, यानी कि वहीं पे जो वर्ड और मैथमेटिकल्स के साथ में उसको संबंधित किया जाता है, उपयोगों में उसको व्यक्त किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है वो एक्सप्लेन करता है जर्क फेल्ट कि व्हेन ए बस स्टॉप सडनली, कि जब एक बस अचानक से रुकती है तो हमें झटका लगता है। तो इस तरह से न्यूटन ने क्या दिया है, एक लॉ दिया गया है। नेक्स्ट है थ्योरी गोज ए स्टेप, अब जो थ्योरी है वो एक स्टेप को दर्शाती है। फर्दर एंड प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन, उसके साथ वहाँ पे जो प्रोवाइड करते और एक्सप्लेनेशन करते कि भाई दो पैटर्न अकर्स, की पैटर्न है क्यों बने। ठीक है, ये थ्योरी के अंदर दिखाया जाता है। यूजुअली बेस्ड ऑन एविडेंस, कि एविडेंस के बेस के ऊपर gathered over time and available at a time। for example the atomic theory explain, उदाहरण के लिए जो एटॉमिक थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है कि हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, मॉलिक्यूल कैसे बने। प्रिंसिपल आर बोर्ड आइडिया, जो प्रिंसिपल होता है ये एक बोर्ड आइडिया होता है और भी जो पूरे खुले आइडियाज के अंदर होती है, इसकी जो योजना होती है दैट हेल्प अस मेक सेंस इन ए गिवन सिचुएशन, ये हमें मदद करते हैं
कि जो एक सिचुएशन किसी व्यवस्था को जो सेंस में व्यक्त करने के लिए, फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा का संरक्षण बीइंग अप्लाइड व्हेन क्लाइंबिंग अप द स्टायर, कि जैसे ही हम जो स्टायर के ऊपर जो चढ़ते हैं तो वहां पे ऊर्जा का संरक्षण का नियम लागू होता है, कि प्रिंसिपल लागू होता है। तो डू रिमेंबर दैट इज साइंस ए थ्योरी डज नॉट मीन्स ए गैस और एन अनटेस्टेड आइडिया। तो आपको याद होगा कि जो साइंस के अंदर जो थ्योरी होती है उसका मतलब ये नहीं होता कि जो गैस करना, ठीक है, और साथ में इनके एक बगैर टेस्ट किया हुआ कोई आइडिया, इट इज एन एक्सप्लेनेशन, ये एक एक्सप्लेनेशन है बेस्ड ऑन द केयरफुल टेस्टिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन और टेस्टिंग के बेस पर किया गया है। दीज आइडियाज आर वेल ओपन टू इम्प्रूवमेंट एंड ऑफ्टन चेंज इन न्यू एविडेंस, ये जितने भी आइडिया हमेशा इम्प्रूवमेंट करते हैं, इनकी ओपन इम्प्रूवमेंट खुले रहते हैं, उसके साथ इनमें न्यू एविडेंस, इनकी नए जो चिन्ह वगैरह मिलते हैं बिकम्स अवेलेबल, जो भी इसके अंदर जो अवेलेबल होते हैं। दिस इज ए की फीचर ऑफ द साइंस दैट मेक इज रिलायबल, और यही जो की फीचर कुंजी है विज्ञान की जो हमें इसमें विश्वसनीय बनाती है। One of the most remarkable strength of the science is its ability to make prediction। अब यहाँ पर एक ज्यादा से जो सबसे महत्वपूर्ण जो रिमार्केबल स्ट्रेंथ है साइंस की, जो दर्शाती है, योग्यता दर्शाती है, जो उसकी योग्य बनाती है, वो है प्रिडिक्टेशन। कि when law, theories and model are well established, they allow use to anticipate what will happen under new or different condition before we can perform an experiment, and in many cases even if we cannot perform an experiment। प्रिडिक्टेशन मीन्स होता है पूरा अनुमान लगाना। तो विज्ञान की जो सबसे यानी कि मोस्ट रिमार्केबल यानी कि उल्लेखनीय जो शक्तियां हैं उनमें से एक है पूरा अनुमान लगाने की क्षमता। जब नियम, सिद्धांत और मॉडल अच्छी तरह से स्थापित हो जाते हैं, ये सभी एस्टेब्लाइज हो जाते हैं अच्छे से, तो वे हमें प्रयोग करने से पहले और कई मामलों में प्रयोग न कर पाने पर भी जो नई और विभिन्न परिस्थितियों में क्या होगा इसका अनुमान लगाने में सक्षम बनाते हैं, और गति का सिद्धांत का जो उपयोग करते हैं। तो यूजिंग आइडिया अबाउट मोशन, we can predict how far a kicked football will travel using knowledge of chemical reaction. We can estimate how much carbon dioxide will be produced or how soft a baked bread would be using biological principle. We can predict how one's bread using biological principle. We can predict how one's breathing would change while running, कि हमें अनुमान लगा सकते हैं कि जब एक किक मारी गई फुटबॉल कितनी दूर जाएगी, और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के ज्ञान का उपयोग करके हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी या पकी हुई रोटी कितनी नरम हो सकती है। जबकि जैविक सिद्धांतों का उपयोग करके यानी कि जो बायोलॉजी प्रिंसिपल का उपयोग करके हम यह जान सकते हैं कि जो सांस लेते हैं यानी कि दौड़ते समय, जब हम दौड़ते हैं तो व्यक्ति की सांस लेने की प्रक्रिया में क्या परिवर्तन आता है। और याद रखिए कि ये सभी पूरा अनुमान केवल अनुमान ही नहीं है, कि remember that these predictions are not guesses, they are the reason expectation based on evidence and carefully thinking। ये सारे कारण जो एक्सेप्टेशन है यानी कि प्रमाण है, गहन चिंतन पर आधारित तर्क संगत की अपेक्षाएं हैं। When prediction match observation, confidence in the underlying science grow. But even more important, when they do not, scientists re-examine their assumption, model, or measurement. In this way, prediction is a powerful tool that drives further exploration and a deeper understanding of the world। बल्कि प्रमाण और गहन चिंतन पर आधारित तर्क संगत अपेक्षाएं है कि जब पूरा अनुमान प्रशिक्षण से मेल खाते हैं तो अंतर्निहित विज्ञान में विश्वास बढ़ता है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये मेल नहीं खाते तो वैज्ञानिक अपनी मान्यताओं, मॉडल वगैरह पे जो उन्होंने मेजरमेंट की है, जो माप वगैरह की जो पुनः वो जांच करते हैं, और इस प्रकार पूरा अनुमान एक शक्तिशाली उपकरण यानी कि पावरफुल एक टूल बनता है दैट ड्राइव, और जो ड्राइव करता है एक शक्तिशाली उपकरण जो हमें यानी कि आने वाली खोज, एक्सप्लोरेशन और दुनिया की गहरी समझ को बढ़ावा देता है। ठीक है, यानी कि वर्ड के अंदर जो इसमें गहरी अंडरस्टैंडिंग को जो बढ़ावा देता है, वर्ड में जो समझने की क्षमता में
बढ़ोतरी करता है। नेक्स्ट है पुश एंड पॉन्डर। तो यहाँ पर देखो इस चैप्टर के अंदर बता रखा है कि किस तरह से प्रिंसिपल लॉज और जो यहाँ पर थ्योरी है ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। यानी कि आप जो लॉज प्रिंसिपल वगैरह साइंस बुक के अंदर जो यूज करते हो कि क्या थ्योरी दी उस साइंटिस्ट ने, क्या तो थ्योरी क्या होती है और लॉ क्या होते हैं और प्रिंसिपल क्या होते हैं। तो देखो आपको इस चैप्टर के अंदर अगर ये बात पता चल गई कि थ्योरी ये होती है, तो आपने जब चैप्टर पढ़ोगे तो उसके अंदर पढ़ने पर आपको जब समझ में आ जाएगा हाँ ये है, तो आप अपने आप लिख सकते हो ना कि हाँ, हमने ये पढ़ा था तो थ्योरी का मतलब ये होता है, तो वहां पर ये बताया था, और प्रिंसिपल ये है तो उसने ये बताया था, तो ये इसका प्रिंसिपल बन गया। तो आपको ये चैप्टर की जो रीडिंग करने में, इनकी पढ़ने में आपको यहाँ पर जो बेनिफिट हुआ, अगर आप उसको स्किप कर देते तो आप थ्योरी और प्रिंसिपल लॉज वगैरह उसका रटिफिकेशन करते रहते, जो आंसर में लिखा है वही करते रहते, क्योंकि आप अपने आप कर ही नहीं पाते। अब यहाँ पर आप पढ़ लोगे तो अपने आप यहाँ पर कर लोगे। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर पुश एंड पॉन्डर जो बीच में यहाँ पर दिया हुआ है इसके अंदर यहाँ पे, तो इसमें कह रखा है थिंक ऑफ ए प्रेडिटेशन यू और योर फैमिली मेड रिसेंटली, फॉर एग्जाम्पल आउटकम्स ऑफ ए क्रिकेट मैच वाज इट बेस्ड ऑन एविडेंस एंड रीजनिंग और मेनली ऑन गैस वर्क, हाउ कैन साइंटिफिक थिंक इम्प्रूव सच प्रिडिक्टेशन। कि हाल में आपको आपके परिवार ने जो भविष्यवाणी की थी कि उसके बारे में सोचो, कि जैसे उदाहरण के लिए क्रिकेट का मैच का रिजल्ट क्या होगा, उसने बताया क्रिकेट का जो मैच है वो जीतेंगे या हारेंगे इस तरह से। तो क्या वह साक्ष्य और तर्क पर आधारित थी, कि वो जो बात थी जो उस पर कोई रीजन था, कोई साक्ष्य था, वो किसी एविडेंस या रीजन वगैरह पर बेस्ड थी, या फिर जो मेनली क्या थी, गैस वर्क की थी, कि जो सोच अनुमान पर ही थी। तो वैज्ञानिक सोच एक ऐसी भविष्यवाणी को कैसे बेहतर बना सकता है, ठीक है। ये क्या है, प्रिडिक्टेशन है, कि उसके अंदर जो विज्ञान है वो क्या करता है, इंप्रूव करता है कि ये जो भविष्यवाणी है कि जो सच होगी उस तरह से, तो वो वैज्ञानिक जो प्रिडिक्टेशन कहलाती है। नेक्स्ट एग्जांपल यानी कि 1.2 कि हाउ डू वी चेक प्रिडिक्टेशन, कि किस तरह से हम जो प्रिडिक्टेशन है वो चेक कर सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे है वर्षा टोल्ड हर फ्रेंड, यानी कि वर्षा है वो अपने फ्रेंड को बताती है कि मेघना इट विल रेन दिस आफ्टरनून बिकॉज द क्लाउड लुक डार्क, थिंक ऑफ सम क्वेश्चंस मेघना कुड आस्क वर्षा टू मेक दिस प्रिडिक्टेशन साइंटिफिकली टेस्टेबल। किस अंदर कहती है कि बारिश होगी दोपहर में, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बादल हो रहे हैं, कि बादल जो है गहरे हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, बारिश होगी। वो अनुमान लगा के कहती है कि आज दोपहर बारिश होगी क्योंकि बादल काले दिख रहे हैं, गहरे दिख रहे हैं। कुछ ऐसे पर्सन सोचिए जो मेघना वर्षा से पूछ सकती है ताकि इस पर पूर्व अनुमान की वैज्ञानिक रूप से जांच की जा सके। तो आंसर में क्या करेंगे कि गुड साइंटिफिक क्वेश्चन विल लुक ऑफ द मेजरेबल एविडेंस एंड पास्ट पैटर्न्स, कि जो एक अच्छा वैज्ञानिक होगा वो पर्सन मापने योग्य प्रमाण और अतीत के पैटर्न की तलाश करता है। क्वेश्चन विद सिंपल, क्वेश्चन सिंपल सा साधारण है, यस या नो, यानी कि हाँ या नहीं। आंसर आर यूजुअली नॉट शो यूजफुल, और आंसर के अंदर प्राय नहीं, जो इसलिए मैं तो यूजफुल है उपयोगी है। मेघना कुड आस्क वर्षा क्वेश्चन लाइक दीज आर जस्ट एग्जाम्पल, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ स्काई व्हेन इट रेन्ड द लास्ट टाइम, और व्हाट इज द ह्यूमिडिटी टुडे, और वाज इट अबव 80% द लास्ट टाइम इज रेन, और व्हाट इज टुडे wind speed and direction, is the temperature dropping like it did before the recent rain. Question like these asks about measurable data and past pattern what which go beyond mere clouds look dark. मेघना वर्षा से इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकती है कि ये केवल जो उदाहरण है, ठीक है, जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल, इसके अंदर कि पिछली बार जब बारिश हुई थी तब आकाश की स्थिति क्या थी, आज है जो आर्द्रता कितनी है, क्या पिछली बार बारिश के समय यह 80% से जो अधिक था, या वह टुडे जो आज है वो हवा की स्पीड क्या है और उसकी दिशा क्या है, क्या टेम्परेचर जो है वो गिर रहा है या ज्यादा हो रहा है, बिफोर द रिसेंट रेन की पिछली जो बारिश हुई थी उसके अंदर जो टेम्परेचर तापमान क्या था। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछ सकती है, और इसके साथ ही इसके अंदर अबाउट द मेजरेबल और मेजरेबल डाटा, और जो पास्ट का पैटर्न है वो क्या है, विच गो बियॉन्ड मेयर, और फिर ये इसके थ्रू बता सकती है कि जा सकती है इस लाइन के ऊपर कि क्लाउड लुक डार्क, जो बादल है वो गहरे हो रहे हैं, कि बादल छा रहे हैं, ठीक है। तो रेडी टू गो बियॉन्ड कि व्हाई डू वेदर फोरकास्ट सम टाइम गो रॉन्ग,
कि मौसम का जो पूरा अनुमान है वो कभी कभी गलत क्यों हो जाता है। तो वेदर डिपेंड ऑन मैनी चेंजिंग फैक्टर, जो वेदर है वो डिपेंड करता है कई चेंजिंग फैक्टर पर निर्भर करता है, सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड wind. Weather forecast use measurement and models, but very teeny different in conditions can grow over time and lead to something completely different. कि जो वेदर है, मौसम है, पूरा अनुमान मापों और मॉडलों पर उपयोग करते हैं, मॉडलों का उपयोग करते हैं मौसम में, लेकिन स्थिति में बहुत छोटे छोटे अंतर भी समय के साथ बढ़ सकते हैं और पूरी तरह से अलग अलग स्थिति पैदा कर सकते हैं। यही कारण है कि जो पूरा अनुमान आमतौर पर कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए ही विश्वसनीय होते हैं, और दिस इज वाई फोरकास्ट आर यूजुअली रिलायबल फॉर ए फ्यू आवर्स और इवन ए फ्यू डेज बट लेस सर्टेन फर्दर इनटू द फ्यूचर। लेकिन आगे के समय के लिए उनकी जो सटीकता है वो कम हो जाती है। Even the most successful scientific theory have limit and may fail when new conditions are explored or when measurement become more precious। कि यहाँ तक कि जो सबसे सफल वैज्ञानिक सिद्धांतों की भी सीमाएं होती है और नई परिस्थितियों का पता लगाने या माप में अधिक जटिल होने पर भी वे विफल हो सकते हैं। सच फेलियर्स आर नॉट ए वीकनेस ऑफ साइंस, यानी कि जो फेलियर्स है, असफलता है, वो साइंस की कमजोरी नहीं होती। इन फैक्ट दे आर इट्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, कि विफलता है वो विज्ञान की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी क्या है, ताकत है। वहन प्रिडिक्टेशन डू नॉट मैच ऑब्जर्वेशन, scientists do not reject idea based on opinion or brief but only on evidence. No scientific theory is even final and none is beyond questions. This opinions to being corrected by nature itself is what has allowed science to help us in understanding the world we live in. तो वैज्ञानिक किसी विचार को यानी कि राय या विश्वास के आधार पर नहीं है बल्कि केवल प्रमाणों के आधार पर खारिज करते हैं। यानी कि कोई भी जो भविष्यवाणी होती है, प्रिडिक्टेशन होती है, तो प्रशिक्षण से अगर वो मेल नहीं खाती तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो किसी विचार या राय या विश्वास के आधार पर नहीं बल्कि केवल प्रमाणों के आधार पर उसे खारिज करते हैं। कोई भी वैज्ञानिक सिद्धि कभी अंतिम नहीं होता, यानी कि किसी भी वैज्ञानिक का जो सिद्धांत है कभी अंतिम नहीं होता और ना ही कोई पर्सन से परे होता है। प्रकृति द्वारा स्वयं सुधार जाने पर, यानी कि उसके सुधर जाने पर ही यही खुली जो सोच विज्ञान की उस दुनिया को समझने में हमारी मदद करने में सक्षम बनाती है जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकृति उसे खुद अपने आप ऑटोमेटिक यानी कि करेक्टेड करती चली जाती है जैसे जैसे वो खोज करते हैं। थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी चेकिंग viral claim on social media is eating food harmful during an eclipse, कि जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि दावों की जांच, क्या ग्रहण के दौरान भोजन करना हानिकारक है क्या। they commonly circulated claims is that food should not be eaten during eclipse because it becomes harmful. This proof comes from asking simple scientific questions, and eclipse is just a play of shadow. What physical change occurs during eclipse? Does temperature change significantly? Does food go bad if it is left in shadow? You will conclude that no physical, chemical, or biological mechanism support such a claim। कि एक आम धारणा है कि जब ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह हानिकारक होता है, लेकिन कुछ सरल वैज्ञानिक प्रश्न पूछकर इस धारणा को खंडित किया जा सकता है कि ग्रहण तो केवल छाया का खेल है। ग्रहण के दौरान कौन सा भौतिक परिवर्तन होता है? क्या तापमान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है? क्या भोजन को छाया में रखने से वह खराब हो जाता है? आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि कोई भी भौतिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रिया इस दावे का समर्थन नहीं करता। As you continue your journey through science in grade 9 and 10th, you will gradually develop a habit of thinking that are usually far beyond the classroom। कि कक्षा 9 और 10 में जो विज्ञान की अपनी यात्रा जारी रखे हुए
आप धीरे धीरे सोचने में ऐसी आदतें विकसित करेंगे जो कक्षा में कहीं आगे आपके लिए यूजफुल होगी, उपयोगी होगी। ए हेल्पफुल strategy is to first understand the situation being studied, then identify the questions that matter, and finally make a rough estimate to check whether an answer makes sense. Exact value are not always necessary। कि ऐसी आदतें जो आपको विकसित करेगी जो कक्षा में कहीं आपको आगे यानी कि उपयोगी होगी। तो एक उपयोगी रणनीति यह है कि पहले अध्ययन की जा रही स्थिति को समझे, फिर महत्वपूर्ण मात्राओं की पहचान करे और अंत में ये जानने का एक जो मोटा अनुमान लगाए कि उत्तर जो है तर्क संगत है या नहीं, क्योंकि जो स्टिक मान है वो आवश्यक नहीं है। स्पेशली इन द अर्ली स्टेज ऑफ रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग तर्क सकने की जो शुरुआत की जो स्टेज में, ऑफ्टन एंड अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इज इनफ टू टेल अस वेदर ए रिजल्ट इज रीजनेबल और इम्पॉसिबल। लर्निंग टू एस्टिमेट हेल्प यू बिल्ड intuition, detect error, and develop confidence in your thinking. Science value careful reasoning perhaps much more than accurate calculation. In beyond the classroom, a helpful strategy in is to first understand कि पहले अध्ययन करें कि फिर महत्वपूर्ण मात्राओं की पहचान करें और अंत में ये जानने के लिए एक मोटा अनुमान लगाए कि उत्तर है वो तर्क संगत है या नहीं, क्योंकि जो स्टिक मान हमेशा आवश्यक नहीं होते, खास तौर पर यानी कि खासकर जब कि जो पारंपरिक चरणों में कि शुरुआती में इसके अंदर कि ऑफ्टन प्राय असंभव यानी कि अनुमान लगाना सीखने से आपकी अंतर्ज्ञान विकसित करने, त्रुटियों को पहचानने और अपनी बढ़ा सोच में आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिलती है। विज्ञान स्टिक गणनाओं की तुलना से सावधानी पूर्वक तर्क को कहीं अर्थ महत्व देता है। नेक्स्ट है हाउ मच राइस वुड फीड ए फैमिली ऑफ फोर फॉर ए मंथ, कि एक महीने तक 4 लोगों के परिवार का पेट भरने के लिए कितने चावल पर्याप्त होंगे। तो टू मेक ए रफ एस्टिमेट assume that all their calories need come from rice alone, कि एक मोटा अनुमान लगाने के लिए मान ले कि उनकी सभी कैलोरी की जरूरत केवल चावल से ही पूर्ति होती है। ठीक है, जैसे फिगर के अंदर दिखा रखा है। एन एवरेज अडल्ट नीड अबाउट 2000 टू 2500 किलो कैलोरी पर डे, की जो एवरेज अडल्ट है वयस्क है उसको प्रतिदिन लगभग 2000 से 2500 किलोग्राम कैलोरी की आवश्यकता होती है। फाइंड आउट हाउ मैनी कैलोरी 100 ग्राम, और पता करें कि 100 ग्राम में कितनी कैलोरी है ऑफ अनकुक्ड राइस, बिना पके हुए चावल में, प्रोवाइड्स व्हेन कुक एंड, और ये पके हुए में जब, एंड यूज दिस टू एस्टिमेट द डेली रिक्वायरमेंट फॉर द फैमिली, और इसका जो है प्रयोग करें यानी कि संख्या का जो पता लगाए और फिर इसके साथ आवश्यकता अनुसार इनकी इसका जो परिवार में दैनिक आवश्यकता अनुसार इसमें जो है को प्रयोग करे। द एम इज नॉट टू गेट एन एग्जैक्ट नंबर, जो लक्ष्य है उसके अंदर आप पूरी तरह से एग्जैक्ट सही अनुमान नंबर में नहीं लगा सक पाओगे, बट लेकिन टू चेक वेदर द आंसर मेक सेंस, लेकिन इसके साथ ही आप जो आंसर दे रहे हो उसके अंदर एक सेंस बन जाएगी कि एज 100 ग्राम फॉर ए मंथ इज क्लियरली टू लिटल, कि एक महीने के लिए जो केवल 100 ग्राम ही वो बहुत कम होगा। while a few tons is for too much, और कुछ टन है वो कुछ ज्यादा होगा। such estimate help connect science to everyday question about food and resources and show why approximate reasoning is an important scientific skill। इस जबकि कुछ जो टन है वो चावल बहुत अधिक हो गए, तो इस तरह का अनुमान विज्ञान के भोजन और संसाधनों से संबंधित रोजमर्रा के सवालों को जोड़ने में मदद करता है और यह दर्शाता है कि अनुमानित तर्क एक महत्वपूर्ण विज्ञान कौशल क्यों है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल यानी कि 1.3 कि एस्टिमेट हाउ मैनी लीटर ऑफ एयर यू ब्रीथ इन वन डे, कि आप एक दिन में कितने लीटर सांस जो हवा लेते हो। Start by estimating how many breaths you take per minute and the volume of one breath
योर एम इज नॉट टू फाइंड एन एग्जैक्ट आंसर बट ए रीजनेबल एस्टिमेट। शुरुआत में आप अनुमान लगाइए कि आप प्रति मिनट कितनी सांस लेते हैं और एक सांस की मात्रा कितनी होती है। इसका उद्देश्य सटीक उत्तर खोजना नहीं है बल्कि एक उचित अनुमान लगाना है। तो आंसर के अंदर इन रेस्ट यानी कि विराम अवस्था में, आराम में, वी टेक अबाउट 12 to 15 ब्रीथ इन ए मिनट। एक मिनट में आप 2 से 15 मिनट और यानी कि सांस लेते हैं। एंड देर आर 60 into 24 इक्वल 1440 मिनट इन ए डे। So we take roughly 18 to 22,000 breath, about 20,000 breaths a day। तो यानी कि एक दिन में हम 1440 मिनट होते हैं, तो इसलिए हम लगभग 18 से 22,000 सांस लेते हैं। यानी एक दिन में लगभग 20,000 सांसें। We also need to find the volume of air in one breath. One way to estimate this is to think that it takes about 4-5 breaths to fill a typical rubber parsley balloon, which when inflated has a volume about 2 liters. So one breath is perhaps about 0.5 liters. Hence, we breathe in about 10,000 liters of air a day। कि इसमें जो 20,000 सांसें लेते हैं, हमें एक सांस में हवा की मात्रा भी ज्ञात करनी है। तो इसका अनुमान लगाने का एक ही तरीका है कि एक सामान्य रबड़ का गुब्बारे को भरने में लगभग 4-5 सांसें लगती है, जिसको फुलाने में आयतन लगभग 2 मीटर यानी कि 2 लीटर होता है। इसलिए एक सांस लगभग 0.5 लीटर होती है। अतः हम एक दिन में लगभग 10,000 लीटर हवा ग्रहण करते हैं। Now it is hard to see if this estimate is reasonable or not। अब ये देखना मुश्किल है कि यह अनुमान उचित है या नहीं, बट लेकिन इफ वी गो बैक टू आवर बलून एग्जाम्पल, हम अपने बलून वाले एग्जाम्पल वापस जाएं, तो वन कुड ब्लो अप ए बलून इन अबाउट 20 seconds, सो मे बी वी कुड फिल 3 बलून ए मिनट। ठीक है, अगर हम वापस जाए गुब्बारे के ऊपर, गुब्बारे को जो एग्जाम्पल लिया था, तो एक गुब्बारे को लगभग 20 सेकंड में फुलाया जा सकता है। तो इसके लिए शायद हम एक मिनट में 3 गुब्बारे भर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी सोल्व करेंगे कि 3 बलून बाई मिनट इंटू 2 लीटर बाई बलून इंटू 1440 मिनट्स पर डे, तो विल गिव अबाउट 8,640 लीटर। तो हमें यहाँ पर इतना जो प्राप्त होता है। तो विच फॉर एस्टिमेट परपोज इट रीजनेबली क्लोज टू आवर अर्लियर एस्टिमेट ऑफ 10,000 लीटर। तो नेचुरली वी वुड गेट extremely tired very quickly after blowing balloon non-stop, unlike normal restful breathing। कि जो अनुमान के लिहाज से हमने पहले से अनुमान लगा रखा था उसके जो काफी है करीब है, तो 10,000 लीटर जाहिर है कि इसके बाद हम बहुत जल्दी जो है थक जाते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा जो एस्टिमेट होता है क्लोज क्या होता है 10,000 लीटर के। अगर हम जब ज्यादा ही जो वो बलून को जब फुलाते रहते हैं नॉन स्टॉप, तो उसमें क्या होता है हम जो थक जाते हैं। तो इस सामान्य रूप से आराम से सांस लेने के विपरीत लगातार जो है गुब्बारे फुलाते हैं तब। ठीक है, तो ये हमारा जो इसके अंदर जो अनुमान लगा के हम आंसर इसका बता सकते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर कि पुश एंड पॉन्डर में कि डिस्क्राइब वन सिचुएशन, कि एक सिचुएशन के बारे में इनकी जो स्थिति है उसका वर्णन करो कि वेयर द अप्रोक्सीमेट आंसर इज गुड इनफ एंड वन वेयर यू वुड नीड ए वेरी एग्जैक्ट वैल्यू, कि अनुमानित उत्तर है वो पर्याप्त है और एक स्थिति ऐसी है जहां पर आपको बहुत सटीक मान की आवश्यकता होगी। तो आफ्टर ग्रेड 10th यानी कि ग्रेड 10th के बाद इफ यू डिसाइड ए स्टडी साइंस, अगर आप साइंस की स्टडी के बारे में डिसाइड करते हो, तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू ब्रांच लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड अर्थ साइंस। एंड इवन इन ग्रेड 9th एंड 10th, या तो उसके बाद आप साइंस की स्टडी में डिसाइड करोगे 10th क्लास के बाद, तो ये डिवाइड हो जाएगी ब्रांच में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अर्थ साइंस के अंदर। ठीक है, ये साइंस इस तरह 4 बुक में डिवाइड होगी। एंड इवन इन ग्रेड 9 और 10th कि क्लास 9 और 10th में द चैप्टर यू विल हैव बीन फोकस ऑन सम ऑफ दिस एरिया, कि इसके अंदर आपने जो चैप्टर पे फोकस किया है तो उसके अंदर कुछ ही एरिया में यानी कि कुछ ही जो भाग आपने पढ़ा है साइंस का, जो भी चैप्टर आप यहाँ पे जो पढ़ रहे हो,
इसके अंदर तो वी हैव हाईलाइटेड सम ऑफ द एक्साइटिंग थिंग्स यू मे लर्न अबाउट इन द नेक्स्ट लेवल अप बॉक्स। तो यहाँ पे हमने कुछ एक्साइटिंग जो वस्तुओं के ऊपर हाईलाइटिंग किया है जिसके बारे में आप जानोगे अगले लेवल के अंदर, ठीक है, जो बॉक्स के अंदर जो दिया हुआ बॉक्स में। तो हाउएवर डू रिमेम्बर, ये कि ध्यान रहे, याद रहे, दैट द नेचुरल वर्ल्ड डज नॉट हैव एनी सच बाउंड्रीज, कि नेचुरल वर्ल्ड की कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती, सीमा नहीं होती। डीज डिवीजन आर मेड बाय अस टू ओनली हेल्प ऑर्गेनाइज नॉलेज। इसका जो मतलब होता है, केवल जो क्या करते हैं, ये हमें बनाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को समझने में या फिर नॉलेज देने में हमारी मदद करते हैं। इनका डिवीजन इसलिए जो किया गया है। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑन ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट भी नहीं है। मोस्ट ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम टुडे, आज जो रियल वर्ल्ड के अंदर जो प्रॉब्लम है, समस्या, सच एंड अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो समझने की, जलवायु में जो परिवर्तन होता है उसको, चेंज, डेवलपिंग मेडिसिन, मेडिसिन की डेवलपिंग एंड डिजाइनिंग सिचुएशन, टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड आइडियाज एंड सर्वल डिसिप्लिन्स टुगेदर। उसके साथ ही डिजाइन जो सस्टेनेबल, ठीक है, सिचुएशन नहीं है, सस्टेनेबल है, टेक्नोलॉजीज जो रिक्वायर्ड की जाती है आइडियाज से फ्रॉम सर्वल जो डिसिप्लिन्स उसके साथ में टुगेदर। साइंस ऑल्सो कनेक्ट नेचुरली, जो साइंस है वो प्रकृति के साथ में कनेक्ट है, उसके साथ ही मैथमेटिक्स के साथ भी कनेक्ट है, टेक्नोलॉजी भी है, आर्ट भी है और सोशल साइंस भी है। तो टू मेक सेंस ऑफ द वर्ड fully we need to connect multiply way of knowledge, way of knowing and expressing idea each enriching the others। तो दुनिया को पूरी तरह से समझने के लिए हमें ज्ञान और विचारों को व्यक्त करने के अनेक तरीकों को आपस में जोड़ना होगा, जिनमें से प्रत्येक दूसरे को समृद्ध करता है। पुश एंड पॉन्डर, कि रुके और विचार करें, कि चूज ए रियल लाइफ ऑब्जेक्ट मे बी ए प्रेशर कुकर और ए मोबाइल फोन और ए प्रॉब्लम में बी ट्रैफिक जाम नियर योर स्कूल। कि किसी वास्तविक वस्तु जैसे प्रेशर कुकर या मोबाइल फोन, या फिर समस्या जैसे आपके स्कूल के, जो आपके स्कूल के पास ट्रैफिक जाम का, इन सब जैसे इनमें से चयन करें, चुने। तो मेक ए स्केच listing what kind of ideas from physics, chemistry, biology, earth science or mathematics are involved. So how at least two branches of science connect with your example. एक रेखा चित्र बनाइए जिसमें भौतिक, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान और भूविज्ञान या गणित के किन किन सिद्धांतों का समावेश है, और ये दर्शाइए। यह भी दिखाइए कि विज्ञान की कम से कम दो शाखाएं आपके उदाहरण में से किस प्रकार संबंधित, यानी कि आपने जो एग्जाम्पल दिया उसमें से किस प्रकार वो संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पेज है, रेडी टू गो बियॉन्ड, की हाउ डज ए मेक रियली वर्क, कि किस तरह से ये वास्तव में काम करता है, कि कैसे ये वास्तविकता से इसके अंदर जो काम करता है, इनकी मार्क्स वास्तव में कैसे काम करता है, मार्क्स के बारे में बता रखा है। डज ए मार्क्स रियली वर्क, सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम रिक्वायर्ड नॉलेज फ्रॉम several branches of science during the COVID-19 pandemics. We all use marks for safety. Understanding how a marks work required concept from physics, particle motion and electrostatic attraction, chemistry, properties of polymer fiber, biology यानी कि science and behavior of virus, and mathematics, modeling, air flow and filtration efficiency। तो यहाँ पे देखो मार्क्स के थ्रू, यानी कि जो मार्क्स है हम जो यूज करते हैं उसके अंदर ही बता दिया कि जो फिजिक्स और साइंस या जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री किस तरह से उसके अंदर समाहित है, कैसे वो काम करता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए विज्ञान की कई शाखाओं के ज्ञान की जो आवश्यकता होती है। कोविड-19 महामारी के दौरान हम सभी ने जो सुरक्षा के लिए मास्क का इस्तेमाल किया था, जैसे डायग्राम के अंदर दिखा रखा है। तो मार्क्स कैसे काम करता है इसे समझने के लिए भौतिक, यानी कि कणों की गति और स्थिरता, जैव विद्युत आकर्षण, ठीक है, यानी कि जो कण वगैरह है, मिट्टी वगैरह के हम लगाते थे कि हमारे नोज वगैरह के अंदर ना जाए, मुंह में ना जाए, तो ये तो क्या हो गया, भौतिक साइंस हो गई, इनकी फिजिक्स हो गई। नेक्स्ट रासायनिक विज्ञान, यानी कि पॉलीमर फाइबर्स के गुण, किसके अंदर जो पॉलीमर फाइबर है, जो प्लास्टिक वगैरह से, इसके अंदर ये क्या आ गई, रासायनिक आ गई, केमिस्ट्री। और जीव विज्ञान, इनकी वायरस का आकार और व्यवहार, कि जो वायरस है जो उसके अंदर मार्क्स के थ्रू अंदर नहीं जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि वायरस का आकार और उसका व्यवहार कैसा है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, मार्क्स बनाया गया है, कि मार्क्स में से जो वायरस है वो अंदर नहीं जा सकता। तो ये क्या होगी, बायो हो गई इसके अंदर।
और गणित यानी कि वायु प्रवाह, और गणित के अंदर है कि वायु का प्रवाह, की वायु है तेज, हवा एकदम से तेज बहेगी तो इसके अंदर जो इसका जो भाव के साथ इसके अंदर नहीं जाएगा। तो निस्पंदन दक्षता का ये जो मॉडलिंग की धारणाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर देखो ये शो कर रखा है। फाइनली, एज वी हैव मेंशन इन एवरी टेक्स्ट बुक, के अंत में जैसा कि हमने हर पाठ्य पुस्तक में उल्लेख किया है कि साइंस इज नॉट जस्ट ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट, इक्वेशन और एक्सपेरिमेंट, कि जो विज्ञान है वो केवल तथ्यों, समीकरणों और प्रयोगों का संग्रह नहीं है। इट इज एन ह्यूमन एक्टिविटी शेप्ड बाय क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन एंड केयरफुल क्वेश्चनिंग, कि यह जिज्ञासा, रचनात्मक सहयोग और सावधानी पूर्वक प्रश्न पूछने के आकारित एक मानवीय गतिविधि है। It grows as people ask questions, test ideas, share results, and learn from mistakes. Science developed over time through the work of many individuals across different culture and generation. कि जब लोग प्रश्न पूछते हैं तो विचारों का प्रशिक्षण करते हैं। ठीक है, इसके अंदर है कि जो सावधानी पूर्वक प्रश्न का जो मानवीय जो गतिविधि है, तो ये जब विकसित कब होता है कि जब लोग प्रश्न पूछते हैं, विचारों का प्रशिक्षण करते हैं, तो परिणाम साझा करते हैं और गलतियों से सीखते हैं। तो विज्ञान समय के साथ साथ विविध सांस्कृतिक और पीढ़ियों के कई व्यक्तियों के कार्यों के माध्यम से विकसित होता है। भले ही आप कक्षा 10th के बाद, यानी कि इवन इफ यू डू नॉट चूज टू स्टडी साइंस बियॉन्ड, यानी कि आप चाहे 10th के बाद जो साइंस को चूज ना करो, साइंटिफिक थिंकिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन वट एवर यू डू, लेकिन जो साइंटिफिक थिंकिंग है, वैज्ञानिक सोच है, वो आपके जीवन में हर काम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, यानी कि आप जो भी काम करोगे तो वहां पे साइंटिफिक जो मेथड तो जरूर मिलेगा आपको। इट हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग द टेक्नोलॉजी दैट सराउंड्स यू एंड हेल्प यू evaluates information critically and make a sense of what you live in, कि यह आपके अपने आसपास की तकनीक को समझने में मदद करती है, और ये जो वैज्ञानिक सोच है आपके जीवन में हर काम में बहुत महत्वपूर्ण होगी और आपके जानकारी का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने और अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करती है। एज यू बीइंग दिस स्टेज ऑफ एक्सप्लोरेशन, जैसे ही आप विज्ञान की खोज के इस चरण में शुरुआत करोगे, साइंस इनवाइट यू नॉट ओनली टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड, जो साइंस है वो केवल आपको वर्ल्ड को समझने में ही आमंत्रित नहीं करेगी, बट लेकिन ऑल्सो लर्न, बल्कि सिखाएगी कि हाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट, कि हम इसे कैसे समझें। Embark on your journey of discovery, looking carefully through the magnifying glass or evidence and guided by the compass of curiosity. Happy exploring. खोज यात्रा पर निकले, साक्ष्यों के आवर्धन लेंस से सावधानीपूर्वक देखते हुए और जिज्ञासा की दिशा के निर्देशित होते हुए। तो आनंद पूर्वक एक्सप्लोरिंग यानी कि अन्वेषण चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा हम एक्सप्लेनेशन करें, या आपको किस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पहले चाहिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने चैप्टर का नाम जरूर लिखना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर नहीं कर रखा है तो, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ा रहे क्लास 6 to 12th एनसीईआरटी बुक्स विद सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।